नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का मैं अपने इस चैनल पर रोहित जी PSW पर वेलकम करता हूं। और चूंकि अब जो हम स्टार्ट कर रहे हैं नया सेशन, ये है DSSP वेलफेयर ऑफिसर, प्रिजन ऑफिसर और प्रोबेशन ऑफिसर को लेके। बेसिक ओवरव्यू हमने स्टार्टिंग के 5 वीडियोस में अबाउट वेलफेयर ऑफिसर, अबाउट प्रिजन ऑफिसर एंड प्रोबेशन ऑफिसर, रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और एरिया ऑफ वर्किंग, ये सब चीज़ें डिस्क्राइब की हुई है। तो आप लोग जो भी वेलफेयर ऑफिसर की प्रिपरेशन के लिए ये वीडियो देख रहे हैं, वो पहले ओवरव्यू के लिए आप देख सकते हैं। और उससे पहले भी कुछ वीडियोस हमने डाले हुए हैं जो वेलफेयर ऑफिसर के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, तो वहाँ आप देख लीजिए। और इस पार्ट 6 में मैं जो एक फीचर्स है जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट का, उसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का कोशिश करूँगा इस वीडियो के माध्यम से। और बाकी मैं आप लोगों के साथ कंटिन्यू जब तक पेपर नहीं हो जाता बना रहूँगा वेलफेयर ऑफिसर के लिए, और जितना भी होगा अपना 100% देने का कोशिश करूँगा। कल जो पेपर हुआ UP UMS MSSO का, मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर का, बहुत ही अच्छा रिस्पांस रहा। आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देखा ही होगा, हमारे जो हमने वीडियोस डाले हैं, तो लोगों का जो रिस्पांस रहा है वो यही रहा है कि उनका हमारे वीडियोस से बहुत हेल्प हुआ है। मैं नहीं कह रहा, आप खुद देख सकते हैं। और जो टेलीग्राम पे हैं वो भी जो उनका फीडबैक आप चाहो तो पर्सनली भी ले सकते हो। तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा, और मैं कोशिश यही करता हूँ कि आपको ऑथेंटिक और क्रेडिबल डेटा दूँ। जो मैं जितना जानता हूँ उतना ही बताऊँ, जो नहीं जानता हूँ पढ़ के बताऊँगा। और अगर नहीं भी पता, नहीं समझ में आ रहा तो उसके लिए बोल भी दूंगा, ना कि बहुत बढ़ा चढ़ा के चीज़ें करूँगा। तो आप लोगों से भी मैं यही कहूँगा कि बी रियलिस्टिक, एक्सेप्ट योर फॉल्ट, एक्सेप्ट योर वीकनेस एंड ट्राई टू मेक देम क्लियर दोज कॉन्सेप्ट। जिस जहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है उसको कोशिश कीजिए क्लियर करने की, अदरवाइज वो आपके लिए हमेशा बैसाखी बना रहेगा। हमेशा आपको वो आप मैदान में आपको हराने के लिए वो हमेशा काम आ जाएगा, वही जो कमी है। तो फिलहाल ये सब चीज़ें तो चलती रहेंगी। स्टार्ट करते हैं इस जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2015 से पहले जो था वो था जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000। उसको अमेंडमेंट किया गया 2015 में। उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं। 31 दिसंबर 2015 को JJ एक्ट इनैक्ट हुआ। इसका शॉर्ट टाइटल जो है वो जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 है। लॉन्ग टाइटल अगर देखें तो टू एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू चिल्ड्रन alleged and found to be in conflict with law and children in need of care and protection by catering to their basic needs through proper care, protection, development, treatment, social reintegration, by adopting a child-friendly approach in the adjudication and disposal of matters in the best interest of children and for their rehabilitation through process provided and institutions and bodies established herein under and for matters connected therewith or incidental thereto। अब इसी इतने चीज में सारी चीजें इन्होंने कह दिया है। सबसे पहले children alleged and found to be in conflict with law। अब इसमें एक चीज देख लो, अब जो डेलिक्वेंट था पहले यूज होता था, अब वो डेलिक्वेंट ना यूज होके अब क्या होता है, चिल्ड्रन विद कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, है ना। तो डेलिक्वेंट की जगह ये रिप्लेस किया इन्होंने ऐसे बच्चों के लिए। उसके बाद चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर, मतलब कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनके माँ बाप नहीं है, खत्म हो गए, किसी डिजास्टर में चले गए, तो उन बच्चों को कौन रखेगा। तो चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर इनकी, एंड प्रोटेक्शन ऑफ कैटरिंग टू देयर बेसिक नीड्स। बेसिक नीड्स, जो उनकी बेसिक नीड्स है क्या है, भूख प्यास, शिक्षा, रहने की व्यवस्था, थ्रू प्रॉपर केयर। ऐसा नहीं है कि उनको कहीं भी उठा के डाल दोगे, प्रॉपर केयर की जरूरत होती है ऐसे बच्चों को। तो प्रॉपर केयर, प्रोटेक्शन, डेवलपमेंट, ट्रीटमेंट, सोशल रीइंटीग्रेशन।
ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब कैसे सोशल रीइंटीग्रेशन करोगे, कैसे उनका डेवलपमेंट करोगे, कैसे उनको संरक्षित करोगे, कैसे उनका उपचार करोगे, कैसे उनको वापस सोसाइटी में इम्प्लीमेंट करोगे, रीइंटीग्रेट करोगे बाय अडॉप्टिंग अ चाइल्ड फ्रेंडली अप्रोच। अब ये चाइल्ड फ्रेंडली अप्रोच भी अपने आप में बहुत मायने रखता है। तो आप जो देखते हो कि बच्चों के साथ जब काउंसलिंग भी करने आते हैं, कोई ऐसा एक्यूज्ड होता है जो बिलो 18 है, बच्चा है, तो उससे सिविल ड्रेस में बात करने के लिए आते हैं। तो चाइल्ड फ्रेंडली का मतलब कि कुछ भी ऐसा नहीं करोगे जिससे बच्चे के मन पे, जिससे बच्चे के जो है चेतना पे नकारात्मक प्रभाव पड़े। भले ही वो एक्यूज्ड है, भले ही उसने कोई उस पर कोई आरोप है, भले ही उसने कोई रूल रेगुलेशन तोड़ा है, बट वो लॉन्ग टर्म में उसके लिए साइड इफेक्ट हो सकता है अगर आप उसके साथ क्रूरता से पेश आओगे, अभद्रता से पेश आओगे। तो आपको बच्चे को एक बच्चे की तरह ही ट्रीट करना होगा। इन द एजुकेशन एंड डिस्पोजल ऑफ मैटर्स इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चिल्ड्रन। बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चिल्ड्रन का मतलब क्या हुआ कि जिस स्तर पे वो समझ सकता है, जिस स्तर पे उसकी बुद्धि है, उसी हिसाब से उसके साथ ट्रीटमेंट करना है। उसको एक एडल्ट की तरीके से नहीं ट्रीट करना है। फॉर देयर रिहेबिलिटेशन थ्रू process provided an institution and bodies established herein under and for matters concerned therein there with or incidental thereto। तो जो इंस्टीट्यूशंस हैं, करेक्शनल इंस्टीट्यूशंस है, हाफ डे होम्स है ना, वहाँ पे आपको इन्हें रखा जाना होगा और उनकी जो प्रॉपर केयरिंग है, प्रोटेक्शन है, ट्रीटमेंट है, वो दिया जाना चाहिए। तो इतनी जो हमने इस पे हाईलाइट की है ना, इसी पे पूरा जे एक्ट बना है। इतना चीज अगर आप, इतने वर्ड्स आपने इस पे चिंतन कर लिया, मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ अध्ययन और चिंतन, मतलब आप अध्ययन करके उसको आप खुद ही मन में सोचिए कि कहाँ कैसे क्या क्या चीजें हो सकती हैं जो बच्चों के लिए बेटरमेंट हो सकता है और बच्चों के लिए हार्मफुल हो सकता है। जो हार्मफुल होगा तो वहाँ कौन सी जो है प्रक्रिया काम आएगी जिससे उनका बेहतर उपचार हो सके, बेहतर उनका रिहेबिलिटेशन हो सके। तो आपको खुद ही आंसर मिलता जाएगा। मिनिस्ट्री की कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आएगा? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। और इन्फोर्समेंट डेट है 15 जनवरी 2016 से लागू हुआ। अब रीजन फॉर अमेंडिंग क्यों जरूरत पड़ी? 2000 जो एक्ट था, जो नए जस्टिस एक्ट 2000 था, उसके जगह ये नया एक्ट लाने की क्यों जरूरत पड़ी? तो ये पॉइंट्स है। द गवर्नमेंट अमेंडेड द एग्जिस्टिंग लॉ डीलिंग विद चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ साइटिंग इम्प्लीमेंटेशनल इश्यूज एंड प्रोसीजरल डिलेज विद अडॉप्शन। तो सबसे पहला तो एडॉप्शन की जो प्रक्रिया थी उसमें डिले था, उसकी कुछ प्रक्रिया कठिन थी, उसमें कुछ गलतियां थी, कुछ फ्लॉज थे, तो उसको सुधारने के लिए। दूसरा, द गवर्नमेंट आल्सो साइटेड फिगर्स फ्रॉम द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो टू शो दैट there had been a hike in the number of juveniles committing crimes, particularly in the age bracket of 16 to 18 years। एक और डेटा देखने को मिला कि जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है उसकी डेटा ये बता रही थी कि 16 से 18 के जो बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा क्राइम में इंडल्ज हो रहे हैं। तो 16 से 18 वाले बच्चों को कैसे ट्रीट किया जाए? क्या उन्हें जुवेनाइल ही समझा जाए? क्या उन्हें बच्चा ही समझा जाए? ये एक बहुत बड़ा कंसर्न था। In the 2000 Act, there was no distinction between children in conflict with law and children in need of care and protection. The amended act changed that। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ मतलब जिसने नियम तोड़ा है, जिसने कानून तोड़ा है, जिसने मर्डर किया है, जिसने कोई अपराध किया है, ऐसा बच्चा। और एक ऐसा बच्चा जिसको केयर की जरूरत है, जिसको प्रोटेक्शन की जरूरत है। किसी डिजास्टर में उसके फादर, उसके पेरेंट्स चले गए, किसी ऐसी घटना में उसको छोड़ दिया गया, उसके पेरेंट्स ने उसका परित्याग कर दिया। आपने अक्सर देखा होगा कि किसी रोड साइड पे एक नवजात शिशु मिला, तो वो नवजात शिशु ऊपर से नहीं गिरा है, उसे किसी कंडीशन में, किसी कपल ने, किसी मजबूरी में उसको छोड़ दिया है, सोशल बहुत सारे स्टिग्मा की वजह से, है ना? तो ऐसे कंडीशन में उस बच्चे की नीड और केयर और प्रोटेक्शन की जरूरत है। उसे उसे किसी ऐसे समाज में रह रहे व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता है। उसकी प्रोसेस होती है, उसकी अडॉप्शन की प्रोसेस होती है। तो उस नीड एंड केयर एंड प्रोटेक्शन और कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ वाले बच्चों में डिफरेंशिएट नहीं किया हुआ था। एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज है।
And 2000 Act also did not have provisions for the reporting of abandoned or lost children to the appropriate authorities in order to ensure their protection and care. और दूसरा ये, जैसे कोई बच्चा अबेंडेंड हो गया, मतलब कोई खो गया, या कोई बच्चा जैसे अभी बताया रोड साइड मिल गया, तो ऐसे बच्चों का कोई ये नहीं प्रोसेस था कि किसको दिया जाए, उन बच्चों को कहाँ रिपोर्ट करना है, कैसे लाइजनिंग करके उनकी प्रोटेक्शन कहाँ पे होगी, उनका फोस्टर केयर या जो भी केयर है वो कहाँ होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो सभी के आंख को खोल के रख दिया, जब 2012 में निर्भया कांड हुआ, दिल्ली का जो गैंग रेप का कांड था, तो द अमेंडमेंट इन द 2000 law came about because of public outrage at the infamous Delhi gang rape case Nirbhaya in 2012. One of the offenders in case was a 17-year-old. एक उसमें से जो ऑफेंडर था, अपराधी था, वो कितने साल का था? 17 वर्ष का। उस केस में बाकी लोगों की मौत की सजा दी गई, और बाकी किसी किसी को उम्र कैद की सजा दी गई, लेकिन इस 17 साल वाला बच्चा जो है ना, ये सबके लिए जो है आंखों में एकदम गड़ने लग गया कि इसका क्या हो। मैक्सिमम लोगों ने उसको जान से मारने की और मतलब फांसी देने की, सजा सुनाने की अपील की, लेकिन वहां पे उसको जेजे एक्ट प्रोटेक्ट कर रहा था। तो ऐसे कंडीशन में फिर जेजे में अमेंडमेंट करने की जरूरत पड़ी। The legislation strives to achieve a balance between child rights and justice by not sentencing juveniles to the death sentence and life imprisonment. फिर वही चीज ये बोल रहे हैं कि the legislation strives to achieve a balance, ये कह रहे हैं कि एक बच्चे के अधिकार और बच्चे की ने जो क्राइम किया है, या बच्चे को जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट देने की बात कही है, उसमें एक बैलेंस बनाने की बात कही है। बैलेंस कैसे बनाया है वो आगे आपको देखने को मिलेगा। हिस्ट्री क्या है इसका? हिस्ट्री ऑफ लेजिस्लेशन कंसर्निंग चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। सबसे पहले क्या था? द अप्रेंटिस एक्ट 1850। ये आप लोग याद कर लीजिए, पक्का क्वेश्चन आएगा, मतलब 99%। तो द अप्रेंटिस एक्ट किसके लिए है? बच्चों के राइट्स के लिए, 1850 में। was the first law enacted in India dealing with children in conflict with law. This law allowed the courts to treat children who had committed petty crimes as apprentice instead of sending them to prison. तो उस दौरान जो है ये एक्ट बच्चों को सामान्य जेल भेजने के बजाय सुधार गृह में रखने की वकालत करता था, और उनसे रिलेटेड नियम और कानून पे बात करता था। और उसके द सेकेंड लॉ दैट डील विद जुवेनाइल ऑफेंडर्स वाज द रिफॉर्मेटरी स्कूल एक्ट 1876। और दूसरा जो एक्ट था वो रिफॉर्मेटरी स्कूल्स एक्ट था। तो ये दोनों एक्ट जो है, बच्चे अगर क्राइम करते थे तो उन बच्चों के साथ कौन सी कानून लगेगी, कौन सा उनको सजा दिया जाएगा, वो जो है बात करता था। उसके बाद में द इंडियन जेल्स कमेटी 1990-20 also made some recommendation with regard to children in conflict with law. In 1960 the Children Act was passed। एक चिल्ड्रन एक्ट पास हुआ था 1960 में, to provide for the care, maintenance, protection, welfare, education, training, trial and rehabilitation of neglected and delinquent children। तो 1960 का इस जो चिल्ड्रन एक्ट आया, पहला एक्ट आया जो बच्चों को प्रोटेक्शन और डेलिक्वेंसी वाले बच्चों के लिए जो है जो भी करेक्शनल होम और इन सब की बात की गई और उनको ट्रेनिंग देने की बात की गई। फिर आया द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 1986, पहला जुवेनाइल जस्टिस एक्ट आया 1986। दिस वाज द फर्स्ट सेंट्रल लॉ ऑन जुवेनाइल जस्टिस दैट प्रोवाइडेड अ यूनिफॉर्म लॉ फॉर द होल कंट्री इन दिस रिस्पेक्ट। मतलब सबसे पहला एक्ट जुवेनाइल जस्टिस का 1986 में, जो पूरे देश में एक इकलौता कानून था जो सब पे लागू होता था। And in 1992, the government of India ratified the United Nations Convention on the Rights of Child, which made it expedient to have a law that conformed to the standards of the convention। क्योंकि इंडिया सिग्नेटरी है यूएनसीआरपीडी का, यूएनसीआरसी का, तो इसलिए उसके जो है नियमों को मानना पड़ता है।
तो उसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट था जो 1986 आया, और फिर 2000 एक्ट में उसमें अमेंडमेंट करके 2000 आया, फिर 2000 में अमेंडमेंट करके ये 2015 में आया। Hence the JJ 1986 was repealed and Juvenile Justice Care and Protection of Children Act 2000 was enacted। तो मोटा मोटा आपको हिस्ट्री पता चल गया कि कैसे कौन सा क्यों अमेंडमेंट करने की जरूरत पड़ी। तो ये जो एक्ट की डेट है ये याद रखना कब कब क्या हुआ। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के कुछ फीचर्स हैं, उस पर बात कर लेते हैं। द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 introduced many changes to the existing law based on the requirements of the day in terms of reforming the laws and making juvenile justice system more responsive to the changing circumstances of society. This act seeks to hold the child accused of crime accountable not through punishment but through counseling। तो इसमें एक बैलेंस ये किया गया कि ऐसे बच्चे जिन्होंने कोई अपराध किया है उनको सजा के तौर पे एक सुधार गृह में रखा जाए, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाए, उनका ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन किया जाए, काउंसलिंग किया जाए, जिससे वो वापस समाज में एक सुधार के साथ अपने व्यक्तित्व को सुधार करके रह पाए। द एक्ट अमेंडेड इन 2015 चेंज द नोमेनक्लेचर जुवेनाइल टू चाइल्ड। जुवेनाइल था उसकी जगह पे चाइल्ड किया गया। एंड चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, तो डेलिक्वेंट की जगह पे चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ रखा गया। द एक्ट डिफाइंस ऑर्फन, सरेंडर्ड एंड अबेंडेंड चिल्ड्रन। तो एक्ट ने ये भी डिफाइन किया है कि ऑर्फन कौन होगा, सरेंडर्ड चिल्ड्रन कौन होगा और अबेंडेंड चिल्ड्रन कौन होगा, है ना। इट आल्सो गिवन, इन सबका डेफिनेशन मैं आपको जब जे एक्ट प्रॉपर कराऊंगा, 42 पेज का है और मैं कोशिश करूंगा कि कंप्लीट जे एक्ट 2 से 3 वीडियो में आपको कराऊं। अगर आप लोग पेशेंस बना के उसको देखोगे तो आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। इट आल्सो गिव्स अ डेफिनेशन ऑफ पेटी ऑफेंस, सीरियस ऑफेंस एंड हीनियस क्राइम्स बाय चिल्ड्रन। तो ये तीनों क्राइम में डिफ्रेंशिएट किया इस एक्ट ने, सबसे बड़ा चेंज ये हुआ। A heinous offense is one that attracts a maximum punishment of 7 years imprisonment under any existing law। तो heinous offense में उसे रखा गया जिसके लिए 7 साल की सजा है। A serious offense is one that attracts imprisonment 3 to 7 years, यानी 3 से 7 साल की सजा वाले को सीरियस में रखा गया है, और पेटी को अट्रैक्ट मैक्सिमम 3 इयर्स, जो 3 साल तक मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट है जिसके लिए। द एक्ट गिव्स मोर क्लैरिटी ऑन द फंक्शंस एंड पावर्स of the Juvenile Justice and Care and Protection Act and the Child Welfare Commission। तो जे बोर्ड की बात कर लेते हैं। दिस इज अ जुडिशरी बोर्ड बिफोर विच चिल्ड्रन डिटेन्ड और अक्यूज्ड ऑफ अ क्राइम आर बॉट। अगर वो कोई बच्चा अपराध करता हुआ पाया जाता है, पकड़ा जाता है, तो उसको सबसे पहले जे बोर्ड के सामने ही प्रोड्यूस करना होता है, प्रेजेंट करना होता है। दिस एक्ट्स एज ए सेपरेट कोर्ट फॉर जुवेनाइल सिंस दे आर नॉट टू टेकन टू अ रेगुलर क्रिमिनल कोर्ट। और ये एक तरीके से कोर्ट की तरह काम करता है, लेकिन वहाँ कोर्ट जैसा माहौल नहीं होता है, और इनको एक जो क्रिमिनल कोर्ट में लेके जाया जाता है उस तरीके का नहीं होता है। बिल्कुल वहाँ का माहौल एकदम कह सकते हो कि लाइट होता है, जिससे ये ना पता चले कि उनको पुलिस के सामने या जज के सामने लाया जा रहा है। द बोर्ड कंप्राइजेज ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास एंड 2 सोशल वर्कर्स, वन ऑफ whom एटलीस्ट शुड बी अ वुमन। तो यहाँ पे सोशल वर्कर होते हैं बेसिकली, मैक्सिमम केसेस में यूनिवर्सिटी अगर है वहाँ पे, तो यूनिवर्सिटी के सोशल वर्क डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट को रखा जाता है, या किसी प्रोफेसर, सीनियर प्रोफेसर या किसी अच्छे सोशल वर्कर को रखा जाता है जिनको, जो बच्चों के साथ काम किए हों। द बोर्ड इज मीन टू बी चाइल्ड फ्रेंडली प्लेस एंड नॉट इंटीमिडेटिंग फॉर द चाइल्ड। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि सारी चीजें वहाँ चाइल्ड फ्रेंडली होगी। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी क्या है? State government set up these committees in districts in accordance with the provisions of the act। The committees have the power to dispose of case for the care, protection, treatment, development and rehabilitation of children in need of care and protection, as well as to provide for their basic needs and protection। तो कमेटी डिसाइड करेगी किस जगह रखना है, कहाँ रखना है, ट्रीटमेंट की आवश्यकता है कि नहीं है, उसके डेवलपमेंटल प्रॉब्लम क्या है, तो उसको कौन सी जो है वोकेशनल ट्रेनिंग देनी है, किस तरीके से केयर किया जाना है, किस तरीके से उसको शिक्षा देना है और कब रिलीज करना है। तो ये सारा ये जो है कमेटी देखती है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर एन एफिशिएंट एंड ऑर्गेनाइज सिस्टम फॉर द एडॉप्शन ऑफ ऑर्फन, सरेंडर्ड एंड अबेंडन चिल्ड्रन। और इस एक्ट के माध्यम से ये पूरी प्रोसेस बताई गई है
कि कौन से एक्ट के थ्रू एडॉप्शन होगा ऐसे बच्चों का जो ऑर्फेंड है, सरेंडर्ड है, अबेंडेंड है। ठीक है, तो अब उसके लिए कारा और सारा पढ़ना पड़ेगा। कारा हम किसी और दिन कराएंगे। इट ऑल्सो मेक्स इट कंपल्सरी फॉर ऑल चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन टू बी रजिस्टर्ड। एन important provision of the amended act is that it provides for minors in the age group 16 to 18 years to be treated as adults in the case of heinous crime। ये सबसे बड़ा चेंज हुआ था आफ्टर निर्भया कांड। जो निर्भया गैंगरेप कांड हुआ था उसके बाद ये सबसे बड़ा चेंजेस हुआ कि 16 से 18 के बीच का बच्चा अगर हीनियस क्राइम करता है, हीनियस क्राइम मतलब ऐसा क्राइम जिसमें 7 साल की सजा का प्रावधान है एडल्ट के लिए, अगर वो क्राइम करता है तो उसको माइनर के तौर पे नहीं एडल्ट के तौर पे ट्रीट किया जाएगा। द एक्ट आल्सो गिव्स द सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी यानी कारा जो कि स्टेटरी स्टेटस रखता है। द एक्ट डिस्टिंग्विशेस बिटवीन चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ एंड चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, ये हमने पहले ही समझाया था आपको। अंडर द प्रोविजन under the previous act, any minor regardless of the crime committed could be convicted only to the maximum 3 years. Under no circumstances could the minor be tried in an adult court or sent to an adult jail or given a penalty longer than 3 years. However, this changed with the 2015 amendment. All children below the age of 18 would be treated equally except for one departure from the norm, that is in the case of heinous crime। सिर्फ एक जो है हीनियस क्राइम वाले केस में अलग तरीके से उसको ट्रीट किया जाएगा, बाकी सबको बच्चे की तरह माइनर की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। एनी माइनर ऑफ द एज ग्रुप 16 से 18 एंड हु हैज बीन अक्यूज्ड ऑफ कमिटिंग अ हीनियस क्राइम कैन बी ट्राइड लाइक एन एडल्ट, जो कि अभी आपको बताया। For this, the Juvenile Justice Board would assess the child's physical and mental capacities। अब ये फिजिकल और मेंटल कैपेसिटीज बोर्ड में जो एक्सपर्ट हैं, साइको सोशल एनालिसिस के लिए सोशल वर्कर, मेंटल हेल्थ कंडीशन और बाकी साइको एनालिसिस के लिए साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिक सोशल वर्कर या जो साइकेट्रिस्ट है वो हिज और हर एबिलिटी टू कम्प्रीहेंड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द क्राइम एटसेट्रा एंड डिटरमाइन वेदर द चाइल्ड कैन बी ट्रीटेड एज एडल्ट। तो उसको जो है जो 16 से 18 वाला है एडल्ट की तरीके से ट्रीट किया जाएगा। तो आज के ओवरव्यू में इतना ही। आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताएं, और पार्ट 7 में हम कोशिश करेंगे जे एक्ट को स्टार्ट करने की, पूरा डेफिनेशन के साथ जो मेजर पॉइंट्स है वो कवर करेंगे। आप लोग प्लीज वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए, जो ऐसे लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं, और ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ये मत सोचिए शेयर कर देंगे तो किसी को ज़्यादा नॉलेज हो जाएगा, ये भाव रखेंगे तो शायद दिक्कत होगी। और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और लाइक जरूर किया कीजिए, क्योंकि लाइक करते हैं तो पता ये चला है, मैं इतना ज़्यादा तो नहीं जानता, लेकिन कुछ लोगों ने बताया कि लाइक करने से उसकी विजिबिलिटी बढ़ जाती है यूट्यूब पे। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।